देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बोलते हैं बच्चा हरित क्रांति। वैसे तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दोनों ही तुम्हारे में अलग से दी हुई है। मैं सारे पहलुओं पर डिस्कशन करूंगा हरित क्रांति की। ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको, ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, ठीक है बच्चा। जानने वाली चीज़ों पर डिस्कशन ना करके अच्छी बातों पर डिस्कशन होगा जो आपके परीक्षा से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहले हम लोग इसकी हरित क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले ये है कि भाई ये शब्द किसने दिया हरित क्रांति? शब्द देने वाले स्वामीनाथन सर नहीं, ये थे बेटा विलियम गॉड नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुए। इन्होंने हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया था बच्चा। एक तो हमको ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको पता ये होना चाहिए कि विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता कौन कहलाते हैं, सबको पता होगा बच्चा। विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता बेटा ये नॉर्मन बोरलॉग है। ये नॉर्मन बोरलॉग है और ये मूलतः अमेरिकी निवासी हैं बेटा। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। लेकिन इनकी कर्मस्थली लिख लेना। कर्मस्थली समझ रहे हो ना, जहाँ इन्होंने काम किया, मैक्सिको। मैं आपको कुछ कहानी के रूप में एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा। 1960 के दशक की बात होगी, लगभग 55 से लेकर 60 के बीच में हम लोग कह सकते हैं। मैक्सिको में एक भयंकर रोग फैला। रोग से मतलब है कि गेहूं से संबंधित रोग फैला। गेहूं वहां पर हो नहीं पा रहा था बच्चा, हैं? बहुत सारे रोग होते हैं। तो वहां पर गेहूं की पैदावार बहुत तेजी से कम हो रही थी। जो गेहूं होता भी था वो जल्दी से नष्ट हो जा रहा था। तो ऐसे में मैक्सिको के अंदर गेहूं की बहुत किल्लत हो गई। वैसे भी आप सबको पता है विश्व में इस समय गेहूं के उत्पादन में किसका नाम लिया जाता है? भाई अमेरिका का ही नाम लिया जाता है। अमेरिका में एक प्रेरी घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। ये भी लिख लो बच्चा। विश्व की रोटी खाया जाता है। हाँ, विश्व की रोटी खाया जाता है। आप बताओ जरा, विश्व की रोटी किसे कहते हैं? विश्व की रोटी का कटोरा बोलते हैं बच्चा। रोटी का कटोरा, कनाडा और सर कनाडा में भी पाई जाती है ये सर। हाँ बच्चा, अभी कनाडा विश्व में रोटी का कटोरा कहा जाता है बच्चा प्रेरी घास के मैदान को। प्रेरी घास के मैदान ये अमेरिका और कनाडा दोनों में मिलेंगे बच्चा। अमेरिका और कनाडा दोनों में मिलेंगे। यहाँ पर ये जो है बेटा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगर आप देखोगे तो मैं अमेरिका कुछ इस तरीके से बना के दिखा सकता हूँ आपको। ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तर अमेरिका है अच्छा। उत्तर अमेरिका में आप देखोगे तो ऐसे करके ये 3 डैश मार सकते हो। ये जो नीचे वाला भाग है ये मैक्सिको का है। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। ये बेटा अमेरिका ही कहा जाता है। इसी को बेटा हम लोग यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है? ये कनाडा है। अच्छा एक प्रश्न पूछूं, अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी समानांतर रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा। बहुत बढ़िया बच्चा, 49वीं समानांतर रेखा। ये कई बार प्रश्न आया है। समानांतर रेखा 49वीं पैरेलल लाइन है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। और यहाँ पर एक कौन सा क्षेत्र पड़ता है ये भी बताओ जरा। रूस से अलास्का। अच्छा इधर बताओ जरा, यहाँ पर क्या पड़ता है बच्चा? प्रशांत महासागर।
यहाँ पर है बेरिंग जल संधि, अच्छा सर वो बेरिंग जल संधि है यहाँ पर बच्चा, याद रखते जाओ। ठीक बच्चा, तो ये पुरानी सब चीजें भी याद रखो जो चैप्टर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे ये है बच्चा, यहाँ पर ये प्रेरी घास के मैदान है, प्रेरी घास के मैदान। यहाँ पर ये दो चीजों के लिए जाने आते हैं, एक तो जाने आते हैं बेटा गेहूं के लिए और प्लस मक्का के लिए। जो कनाडा वाला क्षेत्र है वहाँ मक्का, और जो अमेरिका वाला क्षेत्र है वहाँ गेहूं की ज़्यादा खेती होती है बच्चा। तो प्रेरी घास के मैदानों को हम लोग रोटी का विश्व का रोटी कटोरा कहते हैं। तो ये देखो बेटा, ये नीचे मैक्सिको है और ये नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के रहने वाले थे। मैक्सिको कर्मस्थली इनकी इसलिए बनी, मैक्सिको में एक समय क्या हुआ, गेहूं से संबंधित रोग हो गया, गेहूं पनप नहीं पा रहा था, उत्पन्न नहीं हो पा रहा था वहां पर। तो ऐसे में हाइब्रिड बीज की खोज करी थी किसने बेटे, नॉर्मन बोरलॉग ने। तो आपसे पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग का क्या इतिहास रहा, तो नॉर्मन बोरलॉग का इतिहास ये है बच्चा, रहने वाले तो ये अमेरिका के हैं, लेकिन इन्होंने काम कहाँ किया है, मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या हुआ था, मैक्सिको में गेहूं की पैदावार कम हो गई थी। गेहूं क्या हो जा रहा था बेटा, गेहूं बहुत तेजी से खराब हो रहा था। इसके लिए इन्होंने हाइब्रिड गेहूं की किस्म को बनाया था। मैं देखो बेटा यहाँ पर तुम्हें दो तीन चीजें और बता दूं, जो प्रश्न यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया था उसको भी थोड़ा सा जान लो। एक बार ये पूछा गया कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये किस क्षेत्र में दिया गया नॉर्मन बोरलॉग को, बताओ जरा। नॉर्मन बोरलॉग को, ये नॉर्मन बोरलॉग बेटे कृषि से संबंधित है, कृषि वैज्ञानिक है। बट आप याद रखो एक चीज, कृषि में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता सर, इसमें नहीं दिया जाता। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र आपको बताइए भाई, भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन, मेडिकल, मेडिकल को चिकित्सा भी कहते हैं, और शांति। हो गया बेटा 6, 1 2 3 4 5, साहित्य नहीं रहेगा, ठीक है बेटा 6। ये वाला दिया जाता है ओस्लो से, बाकी सब कहाँ दिए जाते हैं, बाकी 1 3 4 5 ही डबल डबल कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चा। ये सब दिए जाते हैं स्वीडन से। ये सर मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र का हुआ है। हाँ बच्चा, चिकित्सा ही होता है, मेडिकल को चिकित्सा ही बोलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग का मुकाम है सर, नॉर्मन बोरलॉग को यही तो, ये बेटे शांति के लिए दिया गया था, शांति के लिए दवाई मछली शांति के क्षेत्र में। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया, इसमें पूछा गया पीसीएस 2018 का प्रश्न है ये। पीसीएस 2018 में पूछा गया था, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में लोगों ने कृषि लगाया था, जबकि कृषि में तो दिया ही नहीं जाता है ना बच्चा। अच्छा ये बताओ 2020 का साहित्य का नोबेल किसको मिला, 2020 के साहित्य का नोबेल किसको मिला है, सर लुक करके है सर कोई, हाँ? लुक हाँ लुइक ग्लू, हाँ लुइक ब्लू नाम ग्लू को मिला है बेटा, किसको मिला है, लुइक ग्लू को। दोबारा से लिख देता हूँ, लुइक सर इन्हें कौन से वर्ष में दिया गया था, ग्लू है बेटा, कौन से वर्ष दिया गया था नोबेल पुरस्कार के सर, 2020 में दिया गया। नहीं सर नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को तो 1970 के बाद दिया गया, ठीक। इतना नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पता होना चाहिए, ठीक बेटा। शांति के क्षेत्र में दिया गया था, अमेरिका के रहने वाले थे। अच्छा साहब, इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े क्यों बच्चों, हैं? तो देखो बच्चा, नॉर्मन बोरलॉग, बताओ जरा हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने। विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता कौन माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि फोर्टिफाइड या हाइब्रिड के तरीके की किस्म बनाई थी, जिसमें क्या था, बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी। तो ये बात लिखवाएं क्या है, ये बात नहीं लिखवाते हैं। चलो साहब, एक और अच्छा प्रश्न जानो, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक
बेटा बच्चा जानता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन तो जिंदा है। हाँ बिल्कुल जिंदा है। 2019 का इनको कृषि अवार्ड दिया गया। 2019 का पहला कृषि अवार्ड दिया गया था बच्चा, अवार्ड दिया गया था। 2019 का पहला कृषि अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया है बच्चा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो ये 3 ऐसे फैक्ट है जो हमको पता ही होना चाहिए। ठीक, अब इसमें होता क्या है ना बच्चा? तो हरित क्रांति की जरा हरित क्रांति के घटक जान लो बच्चा जरा, क्योंकि बगैर इसके आपको समझ में तो आने वाला है नहीं कि हरित क्रांति है क्या। सब लोग जानते हैं कि गेहूं की पैदावार बढ़ गई थी, केवल इतना ही जानते हैं, लेकिन इतना नहीं, बहुत कुछ है इसमें जो हमको समझना है। नंबर पहला होता है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होता है। यहाँ पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। अभी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहले घटक लिखो, कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हरित क्रांति में क्या किया गया होगा बेटा? सबसे पहली बात उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। दूसरा क्या किया गया बच्चा? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। उर्वरकों का प्रयोग। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको साथ अब आपसे मैं पूछूं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना क्या सही था? अब आज कहो यार बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात उस समय की हो रही है। कब की? 1960 की आसपास की बात हो रही है। मैं पूरी पृष्ठभूमि बना दूंगा, टेंशन मत लेना, बस केवल लिखते जाओ। अभी नेक्स्ट है बेटा क्या हो गया? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा काम था बेटा सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग। सिंचाई ऐसे लिखा है, सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग। चौथा था बेटा हरित क्रांति के घटक में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। रासायनिक कीटनाशक एवं लिख लेना बच्चा जीवाणुनाशी। जीवाणुनाशी का प्रयोग। जीवाणुनाशी का प्रयोग। और पांचवा बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, शाक नियंत्रण में, सॉरी हरित क्रांति में सबसे पहला था शाक को बढ़ाना था, विपणन को बढ़ाना था। विपणन समझते हो बेटा? मार्केटिंग करनी थी। मतलब क्रेडिट बोलते हैं इसको। अभी सब बता दूंगा मैं, टेंशन काहे ले रहा। भंडारण जानते हो बच्चा? स्टोरेज और एवं भंडारण के बाद में क्या होगा बच्चा? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। इतने ये घटक हैं बच्चा हमारे किसके? हरित क्रांति के। अब एक एक करके थोड़ा सा समझ ले जल्दी से है बच्चा। देखो बच्चा, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। नॉर्मन बोरलॉग ने हाइब्रिड बीज बनाया। उन्नत किस्म के बीज को बोलते हैं, एक वर्ड लिख लेना HYB। क्या लिख लेना? HYB। HYB क्या होता है बेटा? हाई yielding variety सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं उच्च उन्नत किस्म की, जो हाइब्रिड तरीके की होती हैं, ये ज्यादा उत्पादन करती हैं बच्चा। ठीक, रासायनिक उर्वरक आप लोग जानते ही हैं। NPK का अधिक इस्तेमाल। NPK समझते हो बेटा? बताइए जरा, NPK बताइए क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फेरस
और पोटेशियम। ठीक है बच्चा, इन सब का प्रयोग अत्यधिक इस्तेमाल रासायनिक उनका सर उर्वरक अनुपात सर कितना होता है हैं? NPK का? अनुपात कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे होता कितना होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सर्वाधिक क्या होता है? 40%। अब तो अब कर दिया है, पहले तो ये 60% से ऊपर था बच्चा। हैं? 12 अब भाई होता होगा, मुझे नहीं पता। ठीक बच्चा, इसका देख लेना मुझे। हाँ भाई देखो अच्छा, इसे सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग आपको पता ही है। जब भाई हम उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको सिंचाई भी क्या करनी होगी, करनी होगी। नेक्स्ट है बेटा रासायनिक कीटनाशक एवं जीवाणुनाशकों का प्रयोग। जो खरपतवार निकल आती है उनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो पौधों में कीट लग जाते हैं उनको रोकने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे और जीवाणुनाशियों का प्रयोग करेंगे, जिससे बैक्टीरिया मर जाए। ठीक बच्चा, नेक्स्ट है साग। ये तुमको समझ में नहीं आया होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, जब ये हरित क्रांति में कृषि की कोई वैल्यू नहीं होती थी एक समय भारत देश के अंदर, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या करता था बच्चा, खेती किसनई में लगा हुआ था। तो आप लोग देखोगे जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे बेटे, तो अंग्रेज भी हमसे मार मार के करवाते थे। जब मार मार के करवाते थे तो किसानों की कोई वैल्यू होगी, नहीं होगी। या क्या कृषि की कोई वैल्यू होगी, नहीं होगी। तो कृषि की साख का मतलब हो गया क्रेडिट, कृषि की वैल्यू को बढ़ा देना। ऐसा नहीं है कि पहले क्या समझा जाता था कि जो कृषि है वो केवल अपने खाने के लिए किसान करता है, लेकिन ऐसा ना हो, खाने के लिए ही ना करे, उसके जीविकोपार्जन का साधन भी बने, इतना हो। पहले क्या था बच्चा, पहले हो ही इतना पाता था, उसके घर में 4 लोग हैं, पूरे साल भर में जितना अनाज हुआ वो 4 ही लोग खा गए। लेकिन अब क्या हुआ, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया, तो उससे क्या हुआ बच्चा, हमारा उत्पादन बढ़ गया। जब उत्पादन बढ़ गया, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 4 लोगों के खाने का तो निकल ही आया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी बचा। तो उसको जब उसने बेचा तो उससे क्या हुई, कमाई। तो उससे कृषि की क्या बढ़ेगी, साख बढ़ेगी, क्रेडिट बढ़ेगी, उस व्यक्ति की भी साख बढ़ेगी और कृषि की भी साख बढ़ेगी। नेक्स्ट है बेटा विपणन, मार्केटिंग की जरूरत होगी। साख बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होगी, मार्केटिंग करनी होगी। भंडारण, स्टोरेज होगी। अब ऐसा थोड़ी है कहीं पे भी रख दिया तो आलू सड़ जाएगा ना। मान लो कोई भी कृषि का प्रोडक्ट है, वितरण, हम मान लो स्टोर भी कर लिया, उसके बाद में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, है ना बच्चा। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, पड़ा पड़ा सड़ रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा था कि आलू तो बहुत पड़ा है स्टोरेज में, लेकिन बेचारों के पास, किसानों के पास पैसा ही नहीं है। जितना लागत लगाई थी उससे कमी में बिक रहा था, तो वितरण कैसे हो पाएगा। तो वहाँ पे बेचारा पड़ा क्या हुआ, समझ गया। तो ये सारे के सारे काम थे हरित क्रांति के 4 घटक। तो तुमको क्या रखने हैं, याद ही रखने हैं बच्चा। क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब देखो बच्चा, इसमें आगे की कहानी समझिए। आगे की कहानी इस तरीके की है कि सबसे पहले हम पृष्ठभूमि बनाते हैं। पृष्ठभूमि समझते हो, हैं? बताओ पृष्ठभूमि क्या होती है। पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि भाई हरित क्रांति की हमको जरूरत क्यों पड़े, क्या ऐसा हो गया कि हमको हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ने लगी। तो बच्चा इस चीज को हमको समझना है। तो देखो बेटा, जल्दी जल्दी मैं फैक्टों में भी बात करूंगा, फैक्ट भी बताऊंगा तुमको, है, और समझने का प्रयास भी करेंगे कि क्या हुआ होगा। हम बात करेंगे 1947 से। हम पहली बात किससे करते हैं, पहली बात जो हमारी स्टार्ट होती है 1947 से स्टार्ट होती है। 1947 में अगर हम बात करें, हमारा देश आज़ाद होता है। तो 1947 में क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद जब हुआ तो इसी टाइम पीरियड में बंगाल में अकाल पड़ गया बच्चा। बंगाल में क्या पड़ गया बच्चा, भीषण अकाल। भीषण अकाल पड़ा। आपको पता है इसमें क्या हुआ, 20 लाख किसानों की मृत्यु हुई, 20 लाख मौतें हो गई, 20 लाख मौतें हुई। कारण क्या हुआ होगा भाई, अकाल पड़ने से सूखा होता है। जब सूखा होता है, खाने को रोटी नहीं होगी, किसान आपका क्या होगा बच्चा, आत्महत्या करके या अपने आप ही
अकाल से ही उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई। अब इसका कारण ये था, अकाल से वैसे मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। अरे अगर स्टोरेज करके रखी होती तो भाई सूखे के समय में क्या होता, उनको दिया जाता, तो ये 20 लाख मृत्युओं से बचा जा सकता था। तो बच्चा इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा, 1947 में बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ी, 20 लाख मौतें हुई, इसका कारण क्या है? इसका कारण आप सीधे सीधे बता सकते हो, ब्रिटिश उसमें देश आजादी हुआ था तरह साम्राज्य की, ब्रिटिश साम्राज्य की कृषि नीतियां कमजोर थी। कृषि नीतियां कमजोर होना, तो ब्रिटिश साम्राज्य की क्या होना, कृषि नीतियां कमजोर होना। कभी ब्रिटिश ने नहीं सोचा कि कृषि क्या है बच्चा, किसानों को मतलब कृषि में भी एक अच्छा मतलब क्या हो सकता है, आने वाले समय में भविष्य हो सकता है। उसने कभी कोई कृषि से संबंधित, आप लोगों ने देखा होगा, नीतियां नहीं बनाई होंगी। हाँ, किसानों को लूटने से संबंधित बहुत सारी उसने नीतियां बनाई, चाहे वो जमींदारी उन्मूलन हो, चाहे वो आपका महलवाड़ी प्रथा हो, चाहे वो आपकी रैयतवाड़ी प्रथा हो। इस तरीके की प्रथाएं तो बहुत चलाई जिससे केवल और केवल किसानों को लूटा गया, लेकिन ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जिससे क्या हो सके, कृषि भी अपना विस्तार कर सके, कृषि में भी जीविकोपार्जन की किसान क्या कर सके, तलाश कर सके। इसलिए 1947 में तुम देख रहे हो बेटा क्या हो रहा है, 1947 में कितनी बुरी स्थिति है किसानों की और कृषि की। फिर हम दूसरी बात समझेंगे बेटे, 1947 में किस तरीके से क्या चीजें होती थी, 1947 में ही देखेंगे। 1947 में अगर हम पॉइंटों में देखने का प्रयास करें तो पहला पॉइंट देखते हैं बच्चा, सिंचाई सुविधा का क्या था, सिंचाई सुविधा। आपको पता है, ये जानकर हैरानी होगी, 1947 में केवल 10% क्षेत्र ऐसे थे जो सिंचाई सुविधा के, मतलब जहां पर सिंचाई की सुविधा थी, केवल 10% क्षेत्र में, केवल 10% क्षेत्र में सुविधा। भाई शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आप समझ लेना, पूरी बात नहीं लिखवा रहे हैं, है ना, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सिंचाई सुविधा में केवल कितने क्षेत्रों में था, 10% क्षेत्रों में। अच्छा, बाकी क्षेत्रों में कैसे होती होगी फिर कृषि, हाँ, वर्षा पर आधारित थी। तो भारत में कृषि किस पर आधारित थी, ये प्रश्न आ चुका है बेटा। भारत में परंपरागत कृषि वर्षा पर आधारित थी, वर्षा पर आधारित थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तुमसे बेटे कि भारत में परंपरागत कृषि किस पर आधारित थी, कृषि में। अच्छा, एक प्रश्न वर्तमान में भी पूछा जाता है, राजस्थान में कृषि किस पर आधारित है, वर्षा पर निर्भर करती है। तो बेटे ये प्रश्न, ये पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, राजस्थान में। ये सर अमेरिका है सर। हाँ बच्चा, अमेरिका में सर बारिश तो सर बहुत कम होती है कहाँ सर, शीतोष्ण कटिबंध है अमेरिका में, हाँ भाई, लेकिन उनकी यहाँ सिंचाई वगैरह की सुविधा ज्यादा है ना, वो हाईटेक तकनीकी से बहुत ज्यादा विकसित है भारत से। वर्तमान में राजस्थान राज्य की कृषि, वर्तमान में राजस्थान राज्य की कृषि वर्षा पर आधारित है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो कृषि अच्छी होगी, वरना क्या हुई बेटा, फसल चौपट हो गई। अब देखो जरा एनपीके का प्रयोग देखो जरा। अब बेटा मैंने पहले ही लिखवा दिया था एनपीके का क्या मतलब होता है, मैं बार बार तो नहीं लिखवा रहा हूँ। एनपीके में समझ लो बेटा, इसका प्रयोग होता था 1 kg प्रति हेक्टेयर में। ये पूछा जा सकता है, अभी तक प्रश्न आया तो नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा 1947 या परंपरागत कृषि में एनपीके का प्रयोग कितना था। तो बेटा प्रयोग था 1 kg प्रति हेक्टेयर था बच्चा। पैदावार में देख लो बेटा क्या था, पैदावार क्या होती थी, इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। जो पैदावार थी बेटा वो थी 8 kg प्रति हेक्टेयर, 8 kg प्रति हेक्टेयर, 8 kg प्रति हेक्टेयर। सर मतलब आज 8 kg प्रति हेक्टेयर
8 किलो होता ना सर? हाँ, 1 हेक्टेयर में 8 केजी के करीब अनाज होता था। यही कारण था कि हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हरित क्रांति जैसी महत्वपूर्ण मिशन की जरूरत पड़ेगी। 6 बीघा होता था। अब जो भी हो भाई, ये 8 केजी में प्रति हेक्टेयर आपको क्या होगा, मिलेगा। अब इसमें बेटे आगे देखो, जनसंख्या देखो कितनी थी। जो जनसंख्या थी उस टाइम पीरियड में 30 करोड़। ये प्रश्न आ चुका है यूपी SSC वीडियो में पूछा गया प्रश्न था। 1947 में भारत की जनसंख्या थी 30 करोड़। ठीक बच्चा, वर्तमान की कितनी है ये, वर्तमान की 130 करोड़। 1/4, 1/4 लगभग। ठीक है बच्चा, वर्तमान की 1/4 लगभग। ठीक बच्चा। एक पुराने में लगा रहा था सर 8 किलो तो। अरे भाई, आज हम लोग बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। पहले की अगर ये सब चीजें नहीं होती तो हमारे, अरे यार तुम समझे नहीं, अब नहीं समझ में आ रहा। पृष्ठभूमि तभी तो बना रहा है, हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी हमको भाई। हरित क्रांति हम सीधे सीधे समझ लेते हैं, इतने से काम नहीं चले। जरूरत क्यों पड़ रही है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे भाई। हरित क्रांति डायरेक्ट टॉपिक दे के पूछा गया यूपी SSC में। अब एक बार बताओ, यही पूछ लिए प्रश्न तो तुमसे कह दो हम तो पढ़ के ही ना आए हैं सर। है ऐसा थोड़ी कहोगे। चलो साहब आगे देखो। हाँ भाई, अब देखो इसका हुआ क्या। इसमें बेटा उत्पादन कम होता था। उत्पादन कम क्या होता था बच्चा, उत्पादन कम होता था। अब जब उत्पादन कम होगा तो इससे एक चीज होगी, अनाज की आपूर्ति सभी तक करना क्या थी बच्चा, असंभव। क्या थी बच्चा, असंभव थी भाई, कर ही नहीं सकते थे। 8 केजी प्रति हेक्टेयर हो रहा है, 30 करोड़ लोग हैं, कैसे हम पूर्ति कर पाएंगे। तो यही चीजों के लिए हमने क्या किया, हरित क्रांति के लिए जन्म दिया होगा बेटा। क्या दिया होगा, हरित क्रांति का जन्म दिया होगा। हरित क्रांति हुई होगी जब पहले विदेशों से आई होगी। अच्छा, एक ये प्रश्न उठता है, इसके बाद हमको पता तो था क्या एकदम 1966-67 में भारत ने अडॉप्ट कर लिया हरित क्रांति। एक प्रश्न ये बनता तो है भाई कि एक साथ उठा लिया क्या कि फैसला किया आज से हम 1966-67 में क्या करते हैं, 1966-67 में क्या करते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत करते हैं। ऐसा एकदम हो गया होगा, ऐसा नहीं। ठीक है बच्चा, हम पृष्ठभूमि पढ़ना है, सारी चीजें बहुत ध्यान से समझेंगे। ऐसा नहीं हुआ एक साथ। देखो बच्चा क्या उठा, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, है ना बच्चा। सबसे पहले इसी टाइम पीरियड में लिख लेना 1947 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग रोपण कृषि में होता था। ये रोपण कृषि जानते हो भाई, है भाई, कृषि भी कह सकते हैं, फसल भी कह सकते हैं इसको। रोपण कृषि भी कह सकते हैं, फसल भी कह सकते हैं। अब ये बता दो जरा, रोपण फसलों में कौन कौन सी आएंगी, है रोपाई जिनमें होती है भाई, इसमें आती है चाय वगैरह जैसी फल। लिखो जरा, इसमें आएंगी चाय की फसल आ जाएगी, कॉफी की फसल आ जाएगी, कोको की फसल आ जाएगी, कोको, अनन्नास की फसल आ जाएगी, अनन्नास। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी SSC में, अनन्नास किसकी फसल है। ठीक है बच्चा, अनन्नास किसकी फसल है, रोपण की। कपास आ जाएगा, केला आ जाएगा आदि। ठीक बेटा, ये फसलें हैं किसकी, रोपण की फसलें हैं। अब देखो 47 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किसमें हो रहा है, NPK का प्रयोग किसमें हो रहा है, खेतों में। कहा रोपण की, जैसे चाय की पैदावार बढ़ा ली, कॉफी की बढ़ा ली, कोको की बढ़ा ली, क्या लेकिन पेट पाल सकते हैं, ये तो विदेश के लिए अच्छा होगा। इसीलिए जब औपनिवेशिक शासन था उसने अनाज पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें करवाया, क्योंकि ये ब्रिटिश को क्या देते थे, मोटा पैसा देते थे। अरे भाई चाय, कोको,
कपास, केला ये विदेशों में जाके क्या होते थे, बिकते थे, है ना बच्चा। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मार्केट था इनका। तो इसीलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से भारत में कृषि का बंटर ढाल हुआ है ना बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उन्हें तो सर वो चीज चाहिए जिससे माल मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है। अब आपसे पूछा जा सकता है खाद्यान्न फसलों में फिर क्या होता था, है बच्चा। खाद्यान्न फसलों में क्या होता था, तो देखो बेटा इतनी बात याद रखनी है, गोबर से बनी खाद का प्रयोग। तो हमारी जो खाद्यान्न फसलें थी, गेहूं, जो खाद्यान्न फसलें लिखवाऊं क्या, तो भाई इनको लिखवाने की थोड़ी जरूरत है भाई। गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, है ना बच्चा। तो खाद्यान्न फसलों में गोबर से बनी खाद का क्या होता था बेटा, प्रयोग होता था, या उपयोग भी कह सकते हैं हम लोग। फिर देखते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। लिखना पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं 1950 से लेके 60 तक कंप्लीट हो गई होंगी बेटा। 1951 से लेके चली होंगी 5-5 साल की, 61 मान लो ज्यादा से ज्यादा, है ना। पहली दो पंचवर्षीय योजनाएं 50 से लेके 60 के बीच में क्या था बेटा, दो चीजों पे महत्वपूर्ण बल था। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के विस्तार एवं क्योंकि आपने देखा सिंचाई कितनी थी, 10%। हाँ बिल्कुल, सिंचाई का विस्तार करना था एवं उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। बताओ क्यों उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग क्यों करेंगे, उत्पादन बढ़ाने के लिए सर। लिख दूं क्या है? अरे यार अब इतनी चीजें ना याद रख पाओगे यार, है उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन में बढ़ोतरी। ठीक है बच्चा। और सिंचाई का विस्तार तुमको पता ही है, सिंचाई अगर विस्तृत नहीं होगी तो फिर हम वर्षा पे अगर निर्भर रहेंगे तो ही हमारा क्या होगा बच्चा, कृषि संभव नहीं हो पाएगी हमारी। इसीलिए हम सिंचाई के विस्तार को क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं बच्चा। तो ये हमारी बात हुई। हमको सीधे सीधे एक नोट करके लिख लेना है, 1970 के दशक तक, 1970 के दशक तक अनाज के संकट को दूर करने के सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए गए। ठीक है बच्चा, उठाए गए। ठीक बच्चा। तो बहुत सारे 70 की बात है भाई, 50-60 में पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दशक मैंने लिखा है तो 60 से 70 के बीच में आएगा। एक एक चीज समझ लेते हैं भाई, कैसे उठाए गए, क्या हुआ, है ना। कैसे उठाए गए, क्या हुआ, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। हटा दें। अब हेडिंग पड़ेगा बेटा भारत में हरित क्रांति। भाई तुमको पृष्ठभूमि समझ में आ गई। देखो जब भी कोई अच्छे एग्जाम दोगे वहां तुमसे पूछा जाएगा, जहां पर बोलने वाले एग्जाम होते हैं जैसे IAS हो गया, PCS हो गया, वहां तुमसे ऐसे थोड़ी डायरेक्ट हरित क्रांति क्या है, वहां तुमसे पूछा जाएगा भाई हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब आप भाई बता, हाँ बिल्कुल, तो आप बता तो सकते हो अब यहाँ पर कि भाई इसलिए पड़ी। अब आजकल इस तरीके के कॉन्सेप्ट चल दिए हैं हमारे वनडे एग्जाम में कि प्रश्न जो आते हैं वो इसी तरीके के कुछ पूछे जा रहे हैं कि भाई
47 यूपी ट्रिपल एससी ने प्रश्न पूछा 1947 की जनसंख्या बताओ कितनी थी। भाई पूछने का क्या औचित्य था, भाई आज की पूछो 1947 में, हमें क्या पता देश स्वतंत्रता के समय क्या हमारी रही होगी, लेकिन क्या है जब हम इस तरीके के टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको पता चलती है भाई क्या रही, कितनी दशकीय वृद्धि होगी, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें हमको पता सर कहीं से भी फैक्ट कोई से पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो बच्चा नेक्स्ट है और हो उससे रिलेटेड भारत का, भारत में हैं? सर लेखपाल से इंटरव्यू होता है, वीडियो होता है। इनमें भी नहीं होता हरित क्रांति। ठीक बच्चा, हाँ भारत में हरित क्रांति। अब भारत में हरित क्रांति देखेंगे बेटा, ठीक। सबसे पहला पॉइंट है 1960 के दशक में, 1960 में वर्ष, दशक नहीं लिखना, 1960 में, 1960 में पूरे देश में अकाल की स्थिति थी। पूरे देश में अकाल की स्थिति, देख रहा है बच्चा, स्थिति थी, पूरे देश में अकाल की स्थिति थी, यानी कि सूखा पड़ा हुआ था भयंकर। ठीक बेटा, क्या हुआ इसी समय भारत में वर्ष 1963 में, भारत में वर्ष 1963 में सर्वप्रथम 7 राज्यों एवं 7 राज्यों के 7 जिलों में, भारत में वर्ष 1963 में सर्वप्रथम 7 राज्यों के 7 जिलों में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको बेटे हिंदी में भी लिख लो तुम लोग, हिंदी में भी लिख लो, गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है बच्चा, वर्ष 1963 में 7 राज्यों के 7 जिलों में ये बेटे गहन कृषि जिला कार्यक्रम की क्या की गई, शुरुआत की गई। इसमें HYV प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया। अब तुमको समझ में आ गया होगा, 1960 में अकाल की स्थिति थी, 1963 में पायलट बेसिस पर एक काम किया गया कि भाई गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, जो उन्नत किस्म के जो बीज थे, हाइब्रिड बीज थे, जो नॉर्मन बोरलॉग ने बनाए थे, भारत ने विदेशों से आयात कर लिए। भारत ने विदेशों से आयात किए और इन 7 जिलों में दे दिए। यहाँ पर देखा तो उत्पादन बूम कर गया बच्चा, क्या कर गया, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब इसी की अब यहाँ से बेटा लिखेंगे हरित क्रांति की औपचारिक शुरुआत, हरित क्रांति की, ऐसे लिखो, इसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि उत्पादन क्या किया, इसी के बाद हुआ, तो हरित क्रांति की औपचारिक शुरुआत 1966-67 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुई। भाई इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई है बेटा? इनके प्रयास समझ लो या चाहे कुछ भी समझ लो, ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, HYV प्रयोग, हरित क्रांति का मेन उद्देश्य क्या हो गया, तो लिख लो, हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना पड़ेगा, तीव्र वृद्धि करना। खाद्यान्न उत्पादन में क्या करना था,
तीव्र वृद्धि करना था इसका मेन उद्देश्य। और कहाँ कहाँ हुई, कैसे हुई, तो इसका मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक बच्चा, लिख लेना। हरित क्रांति का प्रभाव क्षेत्र। हरित क्रांति का आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ रहा, बताओ जरा कहाँ रहा है बच्चा। तो आप लोग याद रखना, पंजाब में सबसे ज्यादा कहाँ रहा, पंजाब में। फिर कहाँ रहा, हरियाणा में। फिर कहाँ देखा गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कुछ हम जहाँ रहते हैं बदायूं ये कहाँ है बेटा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। बरेली, हाँ बरेली, बदायूं, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हिस्से हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहर की व्यवस्था राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में। ठीक है बच्चा, तो आपको हरित क्रांति का प्रभाव क्षेत्र कहाँ में दिखा, पंजाब, हरियाणा और इन सब में रहा बेटा। ठीक, अब देखो इस सफलता का कारण क्या रहा इसकी, हरित क्रांति की। आपसे पूछा जा सकता है सफलता का कारण बताइए जरा, है भाई, पूछेगा नहीं पूछेगा? तो लिखना अधिक उपज देने वाली, अधिक उपज समझ रहे हो, पैदावार। देखो उपज का पर्यायवाची है पैदावार। ठीक, तो अधिक उपज देने वाली, अधिक उपज देने वाली, अधिक उपज देने वाली किसका प्रयोग है बेटा, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग, किस्मों का उपयोग। सफलता का कारण क्या रहा हमारा, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किया। और इसमें रही कौन कौन सी, तो बेटा सर्वाधिक किसका हुआ, सर्वाधिक, हाँ बेटे, गेहूं का उपयोग। किसका हुआ, गेहूं का। लेकिन फोर्टिफाइड हमने किसका, हाइब्रिड धान की भी यूज करी, हमने ज्वार की, सॉरी मक्का की भी यूज करी। किसकी करी, मक्का की। लेकिन सर्वाधिक किसका रहा है, गेहूं का। सर्वाधिक किसका रहा है, गेहूं का। हमने बाजरा का भी प्रयोग किया, बाजरा आदि, बाजरा आदि बेटा। तो ये हमारा कुछ रहा, हमारा किससे रिलेटेड, हरित क्रांति से संबंधित। हमने पृष्ठभूमि जान ली, हमने क्या जान लिया, हमने ये देख लिया कि भाई कहाँ पर। अब मैं इससे प्रश्न देखो जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, तुम बताना, पूछे। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका कहाँ देखा गया, पंजाब में बेटा। इसी कारण है आज पंजाब की अधिकतर भूमि क्या हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। हरियाणा में भी यही हिसाब है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो ये है ही है बेटा, है ना, क्योंकि हमने अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, है ना। सबसे ज्यादा किसमें सफलता देखी गई, गेहूं में देखी गई। सबसे ज्यादा सफलता किसमें देखी गई, गेहूं में देखी गई बच्चा। बाकी हमारा स्टार्ट हुआ हाइब्रिड बीजों से। उन विश्व में कौन है बेटा जनक, नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में स्वामीनाथन। शब्द कितने दिया, विलियम गॉर्डन ने, विलियम गॉर्डन। भाई अब तुमसे कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जिनके आप जवाब दे लोगे, है ना, जिनके आप जवाब दे लोगे। मैं केवल हेडिंग डलवा रहा हूँ, है ना, और बाकी अगर तुम कहोगे तो लिखवा देंगे, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चा, बाकी तुम जानते हो। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का, लिखना जरा, हेडिंग डाल दो बस, हरित क्रांति का सामाजिक या आर्थिक प्रभाव क्या हुआ। पहले लिखना हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या था, आर्थिक प्रभाव। तो बताओ जरा भारतीय समाज पर या भारत में हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, बताओ बच्चा जरा। आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, हैं, आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी भाई। सबसे पहली बात तो ये है, पैदावार ज्यादा हो तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। खाद्यान्न उत्पादन एवं खाद्यान्न
गहनता, गहनता में तीव्र वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन समझ रहे हो, प्रोडक्शन में गहनता मतलब छोटे क्षेत्रों में भी अधिक कृषि। गहन का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, छोटे क्षेत्रों में अत्यधिक चीजों का होना, इस्तेमाल। ठीक है, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। 1968 में 1968 में गेहूं का उत्पादन, बताओ क्यों पूछा जा सकता है। 1966-67 में क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुई सर। हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। पूछ लेगा 68 में हुआ कितना, 170 लाख टन, 170 लाख टन ये उत्पादन हुआ था बच्चा। दूसरा क्या हो सकता है आर्थिक में, कृषि में नवीन तकनीकों का एवं नवीन मशीनों का प्रयोग होने लगा, का उपयोग बढ़ा। भाई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बढ़ेगा सर। अरे ट्यूबवेल हो गए तुम्हारे, है ना, हार्वेस्टर मशीनें हो गई, और तुम्हारा ट्रैक्टर हो गए, इन सब से ये सारी चीजें बनी। अब इससे क्या हुआ, समय तो घटा और उत्पादन क्या हुआ बच्चा, बढ़ गया। नेक्स्ट देखो नंबर 3, हाइब्रिड बीजों का क्या हुआ, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, हाइब्रिड बीजों का क्या हुआ बच्चा, इससे प्रयोग हुआ, है ना। अब हाइब्रिड बीजों का जब प्रयोग हुआ तो बच्चा देखो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों की मांग बढ़ी, की मांग बढ़ी। जब भाई मांग बढ़ेगी तो भारत में क्या होंगी, इनसे संबंधित फैक्ट्रियां भी आएंगी। भाई होगा या नहीं होगा, है ना बच्चा, बिल्कुल होगा। तो भाई इनसे संबंधित क्या होंगे, उद्योगों का विकास। तो बच्चा लिख लेते हैं इनसे संबंधित, इनसे संबंधित उद्योगों का विकास होगा, है ना बच्चा। अच्छा चौथा देख लीजिए जरा जल्दी से बेटा। सरकार को जब ये सारी चीजें हुई तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और कृषि संसाधनों पर सब्सिडी, कृषि संसाधनों पर सब्सिडी का प्रावधान कर दिया बच्चा। सरकार ने क्या किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करी, कृषि संसाधनों पर सब्सिडी देने की बात करी। जब बच्चा एमएसपी दोगे तो फिर क्या होगा, कम से कम उतने रुपए में तो बिकी जाएगी, है ना बच्चा। नई अनाज मंडियों का विकास हुआ, ये ना नई उन्नत अनाज मंडियों का विकास। भाई ये आर्थिक कारण ही तो है। अब इन सबसे फर्क क्या पड़ रहा है, भाई जब अनाज मंडियां बनेंगी तो लोग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे कृषि से संबंधित, तो किसानों की भी आय बढ़ेगी और लोगों को भी अच्छा खाने को मिलेगा, है ना बच्चा। एमएसपी जब दे दिया तो अब ऐसा नहीं है कि भाई जिस साल अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, उसमें भी अगर कुछ अनाज होता है तो सरकार उतने रुपए में तो लेगी, साथ में अगर अकाल जैसी स्थिति होगी तो सब्सिडी भी दे रही है, ऋण की सुविधा भी करेगी बच्चा, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है ना। ऋण की सुविधा प्रदान की गई, ऋण की सुविधा। अच्छा ऋण की सुविधा क्यों दी गई होगी, कृषि को बढ़ावा मिलेगा सर इससे।
भाई किसान के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो वही लागत लगा ले, तो किसान किससे खरीदता है? लोन लेके सर। किसान अपने यहाँ के जमींदार वगैरह से पहले पैसे ले लिया करता था। अब जमींदार को पैसे नहीं दे पाया तो उसका केस खेत पर क्या कर लेता था? कब्जा कर लेता था। तो इसको हम लोग जमींदारी वगैरह प्रथा कहते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सरकार ने सहकारी बैंकें बनाई, वाणिज्यिक बैंक बनाई, और सरकार ने किसानों के लिए कहा कि बगैर कोलेटरल के कोई पूंजी मत रखो, कोई बंधक मत बनाओ, मतलब कोई भी चीज बंधक मत रखो, और सरकार किसानों को क्या दे? ऋण दे। जब किसानों को ऋण मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो वही अपना पैसा लगाएंगे, तो जब उनको फसल मिल जाएगी है ना। वो विदाउट कोलेटरल होती है सर, जो केसीसी बनती है ना। हाँ, विदाउट कोलेटरल है। जमीन करना वही जब कर लेते जब आप नहीं लौटा लोगे, है ना, वैसे नहीं करेंगे, विदाउट कोलेटरल होती है। ठीक बच्चा, ऐसे नहीं होती है बेटा। नेक्स्ट लिख लेना नंबर 7, रोजगार के नए अवसर पर। रोजगार के नए अवसर बढ़े। भाई जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो लोगों को क्या नहीं मिलेगा? उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, है बच्चा। मंडियां बनेंगी, लोगों का रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? बैंकें वगैरह बनेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना बच्चा। तो नया रोजगार, तो ये बच्चा आर्थिक प्रभाव पड़े हरित क्रांति के किस पर? हमारे देश पर। कुछ बेटे सामाजिक प्रभाव भी पड़े। सामाजिक प्रभाव ऐसे ही जान लो, ज्यादा अच्छे वैसे तो नहीं है। जैसे पहले होता था संयुक्त परिवार, जब आय बढ़ने लगी तो लोग एकल परिवारों में बढ़ते चले गए, तो संयुक्त परिवारों से समाज किसकी तरफ आया? हरित क्रांति के बाद एकल परिवारों की ओर बढ़ने लगा बच्चा। हम बात करें धनी और निर्धन के बीच की खाई और बढ़ गई, क्योंकि भाई जो उन्नत तकनीकें थी कृषि में आई, उसको पैसे वाला ही तो प्रयोग कर सकता है, तो पैसे वाले ने लगा ली, निर्धन बेचारा क्या हो गया? तो निर्धन और धनी के बीच में क्या होने लगी? खाई और बढ़ने लगी। चौथी सबसे बड़ी सामाजिक एक हमने जो भूमिकाओं में देखा, या राजनीतिक भूमिका भी ये देख सकते हैं कि कृषि के प्रति सरकार के जो प्रावधान थे या जो हम उनकी देखने की दृष्टि थी वो बदली। आज के समय में कृषि एक क्या हो गया? चुनाव का मुद्दा हो गया, हर कोई राजनीति करने लगा उस पर। तो ऐसे हम कह सकते हैं किसान एक वोट बैंक की राजनीति की ओर चला गया। ये हरित क्रांति का एक परिणाम हुआ, राजनीतिक परिणाम, कि किसान जो था वो एक वोट बैंक बन गया राजनीति, मतलब सरकारों के लिए बच्चा। और फिर क्या हुआ? जो सरकार आएगी वो किसानों को क्या देती है? आज भाई ऋण माफ वगैरह करती है, तभी आ पाती है वो सरकार, वरना नहीं आ पाती है। तो ये एक तरीके का क्या है बेटा? वोट बैंक है। ये हमारी कुछ कहानी थी हरित क्रांति का। ओवरऑल मैंने सारी चीजें इसमें डाल दी, है ना। जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य तुमसे पूछा जा सकता था वो सारी चीजें मैंने तुमको बता दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जानते हो, भाई उतना तो पैसा मिले जितना सरकार ने घोषित कर दिया। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे ज्यादा उत्पादन हो चाहे कम उत्पादन, है ना। सर बवाल हो जाता दिल्ली में सर, वो एमएसपी के चक्कर में मचा था सर। हाँ, मंडियां खत्म करनी, प्राइवेट मंडी से खत्म करवानी। हाँ, अब भाई उसका मुद्दा नहीं है, हम तो हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। हरित क्रांति का ये परिणाम है कि आई भी मोदी जी की सरकार किसानों की वजह से थी, और मुझे लगता है जाएगी किसानों की वजह से। बस तो एक ही ये जान लो, मोदी जी की सरकार अगर आई थी तो किसानों के ऊपर, लेकिन जाएगी भी तो किसानों के ऊपर। चलो साहब, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें और अच्छा क्या चीज हो सकती है तुम्हारे लिए, है ना। अब हम इसके कुछ द्वितीय हरित क्रांति की चीजें हैं उनको और जान लेते हैं बेटा, है ना। द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित कुछ चीजें हैं वो और जान लेते हैं, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, खत्म ही करेंगे आज टॉपिक, टेंशन मत लो, हैं। हेडिंग डालो, द्वितीय हरित क्रांति। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि भाई हुआ क्या। सबसे पहला पॉइंट 1995-96 में, 1995-96 में पहली हरित क्रांति, लिखना बेटा, पहली हरित क्रांति कमजोर
पड़ने लगी। पहली हरित क्रांति बेटा क्या होने लगी? कमजोर पड़ने लगी। जब कमजोर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट दर्ज की गई बेटा। इसी के मद्देनजर नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे 13 अप्रैल 2006 को 13 अप्रैल 2006 को ये डेट याद रखना 13 अप्रैल सन 2006 को कृषि 13 अप्रैल 2006 को कृषि उत्पादों को 2015 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है बच्चा, दोगुना करने का। एक हम ऐसे लिख देते हैं बेटा, जरा बताना दुगुना ये सही है या ये सही है? बेटा ये जो तुम लिखते हो दुगना ये गलत है वर्ड, ये कोई वर्ड नहीं होता है हिंदी के अंदर, कभी लगाना मत बेटा। जो तुम लिख देते हो दुगना ये सही शब्द है, शब्द शुद्धि में ये सही शब्द आता है बेटा। ठीक, हाँ नेक्स्ट लिखना। तो 2015 तक क्या किया गया था? कृषि उत्पादों को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। इसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है बच्चा, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुई? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन बेटे सही से हो नहीं पाई। कारण ये था 2006 के बाद किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसका कारण अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से भूमि का बंजर हो जाना था। भाई अत्यधिक हमने क्या किया? हाँ भाई, रसायनों का प्रयोग किया, भूमि क्या होती चली गई? बंजर। अब वहां पर जो किसान उगाए वो हो ही नहीं रहा था। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या कहानी के रूप में समझ लो, जो हमने हाइब्रिड बीज मंगाए। इससे पहले भारत देश के अंदर बेटा क्या होता था, जैसे जो भी गेहूं की किस्म हमने पैदा की या उत्पादन किया उसमें से कुछ बेच लिया, कुछ प्रयोग के लिए रख लिया और कुछ हम बचा के रखते थे अगली साल के लिए कि भाई उसी को हम क्या करेंगे, दोबारा से खेतों में डाल देंगे और दोबारा से हो जाएगा। जो हमने विदेशों से हाइब्रिड बीज मंगवाए, उन बीजों में जो नए जीन वाली, जो नया उत्पादन करने वाले जीन थे उसको निकाल लिया गया था। उत्पादन तो बहुत बड़ा विदेशी बीजों से, लेकिन बेटे हुआ क्या, जब उसको रखा गया अगले साल के लिए तो उससे अगले साल में क्या नहीं हुए, बीज नहीं हुए। तो विदेशों से हर बार हमको क्या मंगाने पड़ रहे थे, बीज मंगाने पड़ रहे थे। तो इस तरीके की कुछ भूमिका रही जिससे क्या हुआ, हरित क्रांति के फेल होने की संभावनाएं हुई। तो बेटे 2006 के बाद में आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। कारण ये था अत्यधिक रसायनों का प्रयोग से भूमि क्या होने लगी थी, बंजर। और इसका वर्तमान में जीता जागता सबूत पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य हैं जहां पर क्या हुआ, पूरी तरीके से बेटा कृषि क्या हुई है, अत्यधिक रसायनों से चौपट हुई है। अब बेटे द्वितीय हरित क्रांति में सुधार की बात चली। क्या चली? द्वितीय हरित क्रांति में सुधार की बात चली। तो द्वितीय हरित क्रांति में सुधार देख लो बेटा जरा,
किन सुधारों पर हम लोग डिस्कस, ये प्रश्न आएगा 100% वाला प्रश्न होगा, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ाता जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको। जिस तरीके से मैंने बताया है पूरा टॉपिक, उस तरीके से बेटे यूट्यूब पर भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ये। देखो बच्चा, द्वितीय हरित क्रांति में कब लेगा? लिखो जरा, द्वितीय हरित क्रांति में सुधार, भाई लिख लीजिए नीचे का भी है, क्यों पंडित जी? तो भाई ये सारी चीजें तो लिख ली हैं। अब देखो द्वितीय हरित क्रांति में क्या सुधार के साथ इसको आगे बढ़ाया गया, जरा देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो बच्चा सबसे पहला है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, रासायनिक, पहला लिखो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग, जैव उर्वरकों का प्रयोग। यहीं से निकली है बेटा जैविक खेती, यहीं से क्या निकली है, जैविक खेती का कॉन्सेप्ट निकला है। आप लोग चाहें तो जैविक खेती की तरफ जा सकते हैं, जैविक खेती या कृषि की अवधारणा। तो बच्चा जरा बताओ जैविक खेती की अवधारणा क्या है, यहाँ से तुमको समझ में आ गया होगा, बताओ। खाद वाली सर, हाँ, रासायनिक उर्वरकों का मत प्रयोग करो, केवल किसका प्रयोग करो, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करो। अब जैविक उर्वरक जानते हो बेटा? जानवरों में गोबर सर, हाँ, ढेंचा है सर। सबसे पहले लिख लेना गोबर खाद का प्रयोग कर लो, जो हम परंपरागत कृषि में करते थे। कंपोस्ट का प्रयोग कर लो, कंपोस्ट खाद का। अगर कंपोस्ट खाद का प्रयोग ना करो तो बेटा हरी खाद का प्रयोग करो। हरी खाद भी आ जाएगा। और जो ढेंचा वेचा कह रहा है वो मटर प्रजाति आती है इसमें, मटर प्रजाति ही है किसकी, ढेंचा, लोबिया, लोबिया लाटा आदि। ठीक है, कंपोस्ट क्या होती है, पौधों को सड़ाकर, पौधों को सड़ाकर। ठीक है बच्चा, वर्मी कल्चर भी चलती है, वर्मी कल्चर भी है, वर्मी कल्चर भी लिख सकते हैं। कंपोस्ट, कंपोस्ट में ही आ जाएगी वर्मी कल्चर। हाँ बेटे, तो जैविक खेती का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हुआ है बच्चा? अब तो गलती नहीं करोगे, नहीं करना। नंबर 2 लिख लो, रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर, जो रासायनिक कीटनाशक हम लोग प्रयोग कर रहे थे उस पर जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना बेटा, जैव कीटनाशकों का प्रयोग। जैव कीटनाशक में कौन आएगा बेटा, नीम की कोटिंग कर देना, नीम वगैरह का प्रयोग, नीम आदि का प्रयोग। समझ में आ रहा है बच्चा? ये बेटे इसमें आ जाएगा। नंबर 3 लिख लो बेटे, जल के संरक्षण की बात करी गई कि जल का संरक्षण हो। अब जल का संरक्षण कैसे होगा है बेटा? तालाब बना लो सर, हैं? तालाब बना लो सर। अरे भाई ड्रिप 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 सिंचाई का प्रयोग करो, फुब्बारे वाली सर, फुब्बारे फुब्बारे सिंचाई का प्रयोग करो, फुब्बारे खेत में लगी है। सिंचाई का प्रयोग बेटा। जब इनका करोगे आप तो फिर क्या होगा, जल का संरक्षण होगा। दूसरा बेटा क्या होगा, संतुलित संतुलित फसल प्रतिरूप। संतुलित फसल प्रतिरूप समझ रहे हो, यानी कि बैलेंस क्रॉप आपको मॉडल अपनाना है। बैलेंस क्रॉप करो कि पहले खाद्यान्न कर ली, जैसे फसल चक्र की बात कर रहा है यहाँ पर। फसल चक्र समझ रहे हो बेटा? अगर आपने पहली फसल खाद्यान्न की है तो दूसरी फसल बेटा दालों की करो। किसकी करो, दलहन की। किसकी करो बेटा, दलहन की। क्योंकि दलहन की फसलों में क्या होगी, राइबोजियम बैक्टीरिया होगी जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देगी, है ना बच्चा? तो फसल चक्र की बात करना। और चौथा लिख लेंगे बेटे हम लोग, तो भाई सुरक्षा होगी वो तो। उपयुक्त फसल प्रयोग। और बेटा क्या है, उपयुक्त
फसल प्रयुक्त, फसल प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब जानते हो, मॉडल बोलते हैं बच्चा इसको। उपयुक्त मतलब जो उपयुक्त हो आपके भूमि के अकॉर्डिंग उसी फसल को किया जाना चाहिए बच्चा। तो ये 3 तरीके के सुधारों की बात कही गई है इसके अंदर द्वितीय हरित क्रांति में, द्वितीय हरित क्रांति में। और भाई सही बात भी है, अगर ये सारी चीजें अपनाई जाती हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कृषि में क्या होगी। जैसे कृषि की दुर्दशा हुई थी, हमने अत्यधिक रसायनों का प्रयोग कर लिया, उन सबसे बचा जा सकता है। और वर्तमान में तुम लोग जान ही रहे हो, जैविक खेती का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऑर्गेनिक स्तर पर जो भी फसल उगाई जा रही है उसको अत्यधिक दामों में सरकार खरीदती भी है और आम जनता भी उसको खरीद रही है, क्योंकि उसमें बीमारियों से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती करो भाई, तुम लोग भी करो, जिससे क्या हो, तुम लोगों की आय बढ़े, है ना बच्चा। आय को बढ़ाने के लिए जैविक खेती तो करना पड़ेगा। हाँ भाई मास्टर लिख लिया, चले हटाएं सबको, है बच्चा। चलो नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ फैक्ट के रूप में और चीजें लिखा रहा हूँ हरित क्रांति के। यार कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया टॉपिक, है? लेकिन हाँ ऐसा हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। जितनी भी चीजें आ रही हैं वो मैं तुम्हें सारी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ भाई, नोट करके लिखो ये बात, नोट लिखो बच्चा। लिखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जी लगाना भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को देश में तिरंगा क्रांति की अवधारणा या विचार प्रस्तुत किए। ठीक है बच्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2014 को पहली बार जब प्रधानमंत्री बने, चार मीनार की दीवार पर पहुंचे, तब वहां से तिरंगा क्रांति की अवधारणा की थी बच्चा उन्होंने। द्वितीय हरित क्रांति तो हो चुकी थी, लेकिन तिरंगा क्रांति क्या है, इससे तुमसे प्रश्न आ सकते हैं। तो बच्चा देखो, तिरंगा में 3 रंग होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिया भगवा रंग। भगवा रंग, अगर आपसे पूछा जाए तिरंगा क्रांति में भगवा रंग किसका प्रतीक है, तो ये बेटा सौर ऊर्जा को बढ़ाने, सौर ऊर्जा की क्रांति से संबंध है बेटा इसका। सौर ऊर्जा की क्रांति, भगवा होगा बेटा, भगवा रंग किसको समर्पित है, सौर ऊर्जा की क्रांति से संबंधित है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना है, कैपेसिटी को बिल्ड करना है। और इसी के परिणाम स्वरूप 2015 में भारत के अंदर क्या बना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बना था। अभी एक छोटा सा टॉपिक जरा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लूंगा, अभी याद दिलवा देना। सौर क्रांति किससे संदर्भित है बेटा, भगवा क्रांति से। दूसरा रंग है बेटा, मान लो श्वेत रंग। कौन सा था बेटा भाई, तिरंगा में दूसरा रंग कौन सा है, श्वेत रंग है। इस श्वेत रंग का मतलब तो तुम लोग सबको समझ में ही आ रहा होगा। यहाँ पर ये श्वेत क्रांति है, और ये श्वेत क्रांति कौन सी करने की बात कह रहे हैं, द्वितीय। हाँ बेटा, अब ये द्वितीय श्वेत क्रांति कैसे करने को कह रहे हैं, तुम आज पता चलेगा क्यों गाँव के वगैरह पे था। मतलब अभी मैं बताता हूँ, श्वेत क्रांति इस द्वितीय का मतलब ये था दूध उत्पादन करना, नहीं बेटे, इसमें था दुधारू पशुओं के कटान को रोकना। दुधारू पशुओं के कटान को रोकना। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, तुमने देखा है गाय वगैरह का मांस बहुत ज़्यादा वर्जित कर दिया गया है। कारण ये क्योंकि द्वितीय श्वेत क्रांति के रूप में ये कहा था और दुधारू पशुओं के कटान की बात कही गई थी। लेकिन इस पर भारत ने तो बहुत ही ज़्यादा
कंट्राडिक्शन देखने को मिला। कोई भी विचार लेके जाता है, अगर जनता को पता चल जाए कि वो एक किसी खास वर्ग का है, तो उस वर्ग के बेचारे लोगों को मार दिया जाता है, रोडों पर बहुत मारा जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं बहुत हुई और आज भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये श्वेत क्रांति है। श्रीलंका में भी ऐसा कानून बनाया है। हाँ बच्चा, श्रीलंका ने बनाया, महेंद्र राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट है बेटा हरा रंग। हरा रंग भी होता है हमारे तिरंगे में। ये हरा रंग है बच्चा हरित क्रांति से संबंधित। अब ये हरित क्रांति कौन सी होगी, क्योंकि द्वितीय हरित क्रांति तो वहां हो नहीं पाई, सुधार आए थे लेकिन काम कहाँ हो पाया बच्चा 2006 के बाद में। तो ये इन्होंने हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति यहाँ से शुरुआत करने की बात कही है, लेकिन स्पेशली इन्होंने कहा कि दालों के उत्पादन को बढ़ाना है बच्चा, दालों के उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है बच्चा, दालों के उत्पादन की वृद्धि करनी है, क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने तो उस टाइम पीरियड में दालों की बड़ा बुरी स्थिति थी। आप लोगों ने देखा था दालों के रेट जो आसमान छू रहे थे, दालों के जो रेट थे, याद करो जरा 2014 की कहानी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, दाल पेट्रोल ये सब बढ़े हुए थे। वर्तमान में भी स्थिति वैसी हो चुकी है ना बच्चा, लेकिन हम तो भाई वर्तमान पे बात करें या भविष्य, हम भूतकाल पे बात करें, दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो बच्चा दालों के उत्पादन के बढ़ाने की बात कही गई थी द्वितीय हरित क्रांति के अंदर। होएगा भी कुछ दिखाएंगे, चक्र देखो बच्चा, एक चक्र भी तो है ना बेटा, ये चक्र है नीली क्रांति। चक्र से इन्होंने क्या निकाला है बच्चा, मोदी जी ने नीली क्रांति की बात कही है और ये भी द्वितीय होगी। लेकिन इस द्वितीय नीली क्रांति में उद्देश्य कुछ और है। स्वच्छ पानी, या ऐसे लिखो स्वच्छ जल को प्रत्येक तक पहुंचाना बेटा। इसी के परिणाम स्वरूप हर घर जल मिशन कब स्टार्ट किए सर मोदी जी ने? 2020 में। हाँ बच्चा, लेकिन ये चक्र वैसे ही पहले ही कह दिया था, लेकिन चल बाद में पाया बेटा। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। नोट कर लो बेटा, नोट एक बार। वर्तमान समय में दालों के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। ठीक है, एक चीज और लिख लेंगे, भारत दालों का निर्यात नहीं करता, भारत दालों का निर्यात नहीं करता है। भारत दालों का निर्यात नहीं करता। कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्यों मेरे प्यारे बच्चों, है ना? अच्छा, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस दा से दलहन, दा से 10 फरवरी। अब याद रहेगा? ठीक है बच्चा, दा से दलहन, दा से 10 फरवरी। ठीक, दा से 10, दा से दलहन। और दलहन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बताइए जरा। दलहन उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य बेटा कौन है? मध्य प्रदेश, एमपी। कौन है बच्चा? एमपी है। बच्चा देखो, ये मैंने तुमको सारी चीजें बता दी। हरित क्रांति मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हरित क्रांति से संबंधित अब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो तुमको नहीं आती हो। मैंने सारी चीजें बताने का प्रयास किया है ना? कुछ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बता देना है ना?
अंतरराष्ट्रीय बताएं, आज बताएं या कल बताओ, जल्दी बोलो। हैं बता दें, चलो बता दो। देखो भाई जल्दी से हेडिंग डालो, ये हरित क्रांति कहाँ रह गई यार अभी तक। सर हाँ पानी अभी थोड़ी देर में पियो पहले। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं इसे। बेटा 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौते में ISA की स्थापना के लिए गठबंधन पूरा करते सर। फ्रांस और भारत ने प्रतिबद्धता दिखाई थी। प्रतिबद्धता दिखाई थी। इसी के परिणाम स्वरूप 2015 में ISA की स्थापना भारत के गुरुग्राम हरियाणा में फ्रांस के सहयोग से हुई। ठीक है बच्चा, ये हमारा पृथ्वी है बेटा। बीच से क्या है बेटा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कौन सी है, कर्क रेखा। और इसके 23.5 डिग्री मकर में साउथ में कौन सी है बेटा, मकर रेखा। पहले जो समझौता हुआ था उसमें इनके बीच, जो कर्क और मकर रेखा के बीच के देश थे, मध्य के देश। ठीक है बच्चा, ISA के सदस्य होते थे। ISA के सदस्य होते थे। ठीक है बच्चा, इसके केवल कौन होते थे, ISA के सदस्य होते थे। 2021 अभी क्या चल रही है, जून 2021 में एक समझौते के तहत अब विश्व का कोई भी देश ISA का सदस्य बन सकता है बेटा, बन सकता है। ये बात ध्यान रखना है, पहले केवल यही था और अब कोई भी देश सदस्य बन सकता है। इस समझौते के बाद में, फ्रेमवर्क की बोलते हैं समझौते को बेटा। हाँ समझौता फ्रेमवर्क है। इस समझौते के बाद पहला जिसने ISA की सदस्यता ली है बेटा, बताओ जरा। सदस्यता ली, बताओ बेटा। इस समझौते के बाद पहला देश जिसने ISA की सदस्यता ली है, या कि कल ली है इसने, जर्मनी है। जर्मनी, राजधानी बताओ बेटा इसकी जरा। कोपेनहेगन। मुद्रा बताना बेटा जरा इसकी, क्रोन। ठीक है बच्चा, क्रोन। जर्मनी की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोन, यूरोप का देश है। ठीक है बच्चा। हाँ जर्मनी की ना, और किसकी, फिनलैंड की है। और जर्मनी की राजधानी है क्या यार, तुमने गड़बड़ करवा दी है यार। अरे यार भाई, मैंने अभी 1 सेकंड बेटा, जब इनने मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन कर दी। डेनमार्क है यार, डेनमार्क है बच्चा, डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क। ठीक बच्चा, डेनमार्क है।
अच्छा साहब, ये कोप 21 में हुआ था। पेरिस समझौता बेटा किसमें हुआ था, ये भी लिख लेना। ये कोप 21 में हुआ था, कोप 21 में। ठीक बच्चा, कोप 21 पेरिस में हुआ था 2015 में। हाँ भाई, वर्तमान में आईएसए के पहले महानिदेशक कौन है बेटा? अजय माथुर। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आईएसए के पहले महानिदेशक कौन है बच्चा? अजय माथुर साहब, अजय माथुर। पहले यही बीच के सदस्य होते थे, अब ये फ्रेमवर्क में क्या हुआ है? फ्रेमवर्क मतलब समझौते में। समझौते में अब क्या हो गया? कोई भी देश शामिल हो सकेगा। सर वर्तमान में ठीक। सर कितने देश हैं? इसमें अभी तक 54 हो चुके थे। उसमें होगा सर निर्माण? अभी इतना तो ना पता है, जो चीज है वो मैं तो बता दी। डेनमार्क बना है, कोपेनहेगन, मुद्रक रोम है। ठीक बच्चा, आईआईसी के पहले निदेशक थे अजय माथुर साहब। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटे, आगे मिलेंगे किसी और वीडियो में।